नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो है संडे स्पेशल, जिसमें हम लेकर आए हैं क्लास 10th हिस्ट्री के सभी अध्यायों के एमसीक्यूज एक ही जगह। ये एमसीक्यूज खास तौर पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयार किए गए हैं। यहाँ आपको मिलेगा चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। एमसीक्यू शुरू करने से पहले आपको ये जानकारी दे दें कि ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। इस एमसीक्यूज में सारे आंसर भी लिखे हुए हैं साथ में क्वेश्चन के, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर अपने से देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवाद। तो किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्वेश्चन 2 है कि वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं। तो उसे हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्र राज्य। क्वेश्चन 3 है कि 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रेडरिक स्वैरू। क्वेश्चन 4 है कि अनसर्टन रेनर कौन था। तो याद रखिएगा, अनसर्टन रेनर फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्वेश्चन 5 है कि निम्न में से किसे मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैजिनी। याद रखिएगा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है किसने, तो मैजिनी ने। क्वेश्चन 6 है कि निम्न में से किस देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो याद रखिएगा, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। तो याद रखिए, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। क्वेश्चन 8 है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। तो एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया। क्वेश्चन 9 है कि 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में विभक्त था। याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 है कि जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो जर्मन वीरता का प्रतीक बलूत को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बलूत। जर्मन वीरता का प्रतीक बलूत। 11वां क्वेश्चन है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। तो कुस्तुनतुनिया की संधि 1832 में हुई। इसे याद रखिएगा, 1832 कुस्तुनतुनिया की संधि। क्वेश्चन 12 है कि किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मारियान। तो याद रखिएगा कि मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो याद रखिए, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रथम भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो ये चांसलर प्रसा के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसा। क्वेश्चन 15 है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। 16वां क्वेश्चन है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो बुर्बो राजवंश का शासन फ्रांस देश में था। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। क्वेश्चन 17 है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे कहते हैं। तो उसे नारीवाद कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, नारीवाद। अगला क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो ये मार्सिले फ्रांस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। तो याद रखिए, फ्रांस। आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने। तो याद रखिएगा, रक्त और लोहे की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 20 है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, रूसो। 21वां क्वेश्चन है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मॉर्जिने ने। आंसर डी। क्वेश्चन 22 है कि वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि 1815 में हुई थी। याद रखिएगा, वियना की संधि 1815 में। क्वेश्चन नंबर 23 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन मेटरनिख का है। तो याद रखिएगा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन मेटरनिख का है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि काबूल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो याद रखिएगा, काबूल को राजा विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद तनाव का एक गंभीर स्रोत था। तो क्या था इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाल्कन क्षेत्र। क्वेश्चन 26 है कि कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? तो इसका बताया था यूनान का। तो याद रखिए, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान देश को बताया। और जर्मनी की एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण 1861 में पूरा हुआ। आंसर हो जाएगा ए। 29वां क्वेश्चन है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। याद रखिएगा, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की थी। क्वेश्चन 30 है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंग्लैंड। तो याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। 31वां क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक रूसो थे। आंसर हो जाएगा ए, रूसो। अगला क्वेश्चन है कि शुल्क संघ जोल्वेयाइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसा। तो याद रखिएगा, शुल्क संघ जोल्वेराइन की स्थापना प्रसा की पहल पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो यह बने थे 1871 में। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 में बने। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? तो ये कथन मैथिस्नी का है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अध्याय 2, राष्ट्रीय आंदोलन। और यहाँ से जो जो चैप्टर शुरू होंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो ये तो आपको पता ही है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। सेकेंड क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 में पारित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1885। आंसर डी। क्वेश्चन 4 है कि गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा 1917 में किया था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाबा रामचंद्र। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न आ सकते हैं। क्वेश्चन 6 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। आंसर बी। 7वां क्वेश्चन है कि उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। क्वेश्चन 9 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो उन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बारदोली आंदोलन। क्वेश्चन 10 है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उनके बारे में सुझाव देने के लिए आए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी से मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास जुड़े हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। क्वेश्चन 12 है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। 13वां क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो भारत में खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और तुर्की के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये तो जानते ही हैं, खान अब्दुल गफर खान को। 15वां क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा के हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? तो हंटर समिति का गठन किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, हंटर समिति। क्वेश्चन 18 है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दांडी यात्रा। तो याद रखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से आरंभ किया। 19वां क्वेश्चन है कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो ये रॉलेट एक्ट में था। तो इसे याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। 20वां क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून कब भंग किया? तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 अप्रैल 1930। 22वां क्वेश्चन है कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने की थी? तो इसका मांग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 23वां क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी ने की थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 लंदन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों ने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विरोध का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। 27वां क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बगानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत। और ये वाला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में जो कैंसिल हुआ था उसमें शायद पूछा गया था। 28वां क्वेश्चन है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन ने। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड इरविन भारत के लिए डोमिनियन एक्ट का गोलमोल सा ऐलान किया था। और 29वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। 30वां क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। और 31वां क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी।
अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला और विश्व का सबसे बड़ा कर्जदाता राष्ट्र कौन था? तो इसका आंसर जाएगा ए, अमेरिका। सेकेंड क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है, तो एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्ष से उभरी है। इसका आंसर जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है कौन कानून किस देश में पारित किया गया था? तो कौन कानून ब्रिटेन में पारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। तो याद रखिएगा 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये सभी देश मित्र राष्ट्र थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो भारत में कैनाल कॉलोनी पंजाब प्रांत में बनाई गई। इसका आंसर हो जाएगा बी, पंजाब। सातवां क्वेश्चन है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो इस मार्ग को सिल्क मार्ग कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आठवां क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार का नाम क्या था? तो इसका पहली कार का नाम टी मॉडल था। इसका आंसर हो जाएगा डी, टी मॉडल। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितने प्रतिशत तक गिर गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50% तक। तो याद रखिए 1928 से 1934 के बीच 50% भारत में गेहूं की कीमत गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आलू। 11वां क्वेश्चन है कि होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। इसका आंसर हो जाएगा सी। 12वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतान हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। बृहद उत्पादन व्यवस्था अमेरिका देश में आरंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्यटक। 15वां क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी क्षेत्र। याद रखिएगा गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हेनरी फोर्ड ने। पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों द्वारा ले जाया गया था पास्ता सिसिली में। 18वां क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया? तो धुरी शक्तियां माना गया था जर्मनी, जापान, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, सिल्क रूट का अर्थ है? तो इसका अर्थ है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दक्षिण अमेरिका में अल्डोराडो क्या है? तो सोने का एक सक्षम शहर। इसका आंसर हो जाएगा सी, सोने का एक सक्षम शहर दक्षिण अमेरिका में अल्डोराडो। 21वां क्वेश्चन है कि आलू अकाल किस देश में हुआ था? तो आलू अकाल आयरलैंड में हुआ था। आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड। 22वां क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में आयोजित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मक्का आयात को प्रतिबंध करने की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कानून? 25वां क्वेश्चन है कि 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? तो यह बीमारी फैली थी अफ्रीका में। और 19वीं सदी में यूरोप के लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए? तो टोटल 5 करोड़ लोग बस गए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर किन क्षेत्रों से दूसरे देशों में काम करने जाते थे?
तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी साबित हुई। तो अमेरिका के लोगों के लिए चेचक बीमारी विनाशकारी साबित हुई थी। आंसर हो जाएगा सी। 29वां क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 31वां क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आर्थिक मंदी के क्या कारण थे। तो आर्थिक मंदी के कारण थे कृषि उपज का अधिक उत्पादन। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी। अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। फर्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 2 डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो ये औद्योगिकरण का महिमा मंडन है। इसका आंसर हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है स्पिंग जेनी मशीन किस प्रक्रिया में बृहद थी। तो यह कताई के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से किसने इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। तो रिचर्ड आर्क राइट ने कपास मिल का निर्माण किया। आंसर हो जाएगा ए। 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गुमास्त से संबंधित है। तो कंपनी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा डी। 6ठा क्वेश्चन है कि भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे। तो सूरत और हुगली थे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा। तो याद रखिएगा सूरत हो जाएगा इसका आंसर डी। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या गुमास्ता का कार्य था। तो बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, आपूर्ति लेना, कपड़े की गुणवत्ता की जांच करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 9 भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बम्बई। क्वेश्चन नंबर 10 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास और धातु। तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कपास और धातु थे। क्वेश्चन नंबर 11 पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ध्यान से सुनिएगा पहली भारतीय जूट मिल इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए। तो शुरुआती कारखाने 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। तो धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कार्डिंग एक प्रक्रिया है। तो कार्डिंग जिसमें कपास या उसके रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है, यही एक प्रक्रिया है कार्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो लोहा इस्पात उद्योग इसका आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित हुई। तो याद रखिएगा बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1884 ईस्वी में स्थापित हुई। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी। तो इंग्लैंड में महिलाएं स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध कर रही थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेठ हुकुमचंद। तो याद रखिएगा 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल सेठ हुकुमचंद ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है कि कोस्टिस कौन थे। तो याद रखिएगा कोस्टिस बुनकरों का एक समुदाय को कोस्टिस कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। तो यूरोपीय देशों में भारत के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी। इसका आंसर होगा डी, भारत। 21वां क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। इंग्लैंड का लंदन शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था। इसका उत्तर ए। 22वां क्वेश्चन है कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघरे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली। एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है कि किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े
अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? तो फ्लाई शर्ट मशीन के आ जाने से। इसका आंसर है सी। स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कारक किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स हरग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग थे? तो ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कपास और धातु थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। 26वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? तो मद्रास वह स्थान था जहां 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। याद रखिएगा, मद्रास 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? तो सूरत और मछलीपट्टनम भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। 28वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? तो कपास नए युग का प्रतीक था। आंसर हो जाएगा सी। 29वां क्वेश्चन है कि द्वारकानाथ टैगोर थे? तो द्वारकानाथ टैगोर उद्योगपति थे। आंसर हो जाएगा डी। और 30वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञापन, बी। तो याद रखिएगा कि विज्ञापन माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवाद संदेश प्रसारित किया गया था। और ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड देश में प्रकाशित हुआ। याद रखिएगा, इंग्लैंड। आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लोगों के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीन के बाद वैध मशीनियों से ईसाई पूर्व 768 से 770 के आसपास। पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। आंसर हो जाएगा सी, चीन। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। सातवां क्वेश्चन है कि सुलेखन शब्द का अर्थ है, यानी जो सुंदर ढंग से लिखे। इसका आंसर है सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। सुलेखन शब्द का अर्थ है। आंसर है डी। आठवां क्वेश्चन है कि पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि यूरोपीय लोगों ने कागज़ की खोज की। रेशम और मसालों की तरह ही कागज़ अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा। चीनी कागज़ रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्गों से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो पाया क्योंकि चीनी कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कंपोजिटर शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थ यह हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, कंपोजिटर कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। याद रखिए, गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। 12वां क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिटन। याद रखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। 13वां क्वेश्चन है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था पिकविल पेपर्स उपन्यास। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन 3 राष्ट्रों में आई थी? तो चीन, कोरिया, जापान। याद रखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, कोरिया, जापान 3 राष्ट्रों में आई थी।
अगला क्वेश्चन है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो 868 ईस्वी में। याद रखिए, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 868 ईस्वी में छपी थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। आंसर हो जाएगा ए, जयदेव। अगला क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो 20 करोड़ मुद्रित किताबें आई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 18वां क्वेश्चन है कि बंगाल गजट था, तो इसका आंसर आपको बताया जा रहा 1780 में जेम्स हिक्की के द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका, जिसे सभी के लिए एक वाणिज्यिक पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ? तो 18वीं सदी में शुरू हुआ था पत्रिकाओं का प्रकाशन। 20वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट था। अगला क्वेश्चन है कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपित किया गया था। तो आयरिश प्रेस कानून के द्वारा। याद रखिएगा, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रत्यारोपित किया गया था आयरिश प्रेस कानून। 22वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक प्रमुख विचारक था जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई बेसियस मर्सिए। आंसर हो जाएगा सी, लुइस सेबिस्तिये मर्सिए। 23वां क्वेश्चन है कि प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? तो प्रिंट का विकास सबसे पहले भारत से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड सूत्र। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक थी डायमंड सूत्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजसुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो अमर जीवन राजसुंदरी देवी की आत्मकथा है। आंसर हो जाएगा ए। 26वां क्वेश्चन है कि चीन में किताबें कैसे छपी? तो मशीन की छपाई से छपी थी चीन में किताबें। इसका आंसर हो जाएगा सी, मशीन की छपाई। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने 1821 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संवाद कौमुदी। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी साप्ताहिक समाचार पत्र निकालना शुरू किया। 28वां है कि वेलम क्या है? तो वेलम चर्म पत्र है। इसका आंसर हो जाएगा डी, चर्म पत्र। अगला क्वेश्चन है कि गैली क्या है? तो गैली धातुई फ्रेम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, धातुई फ्रेम गैली। अगला क्वेश्चन है कि वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में किया गया था। वुड ब्लॉक के खिलाफ रगड़ पेपर की कला का आविष्कार चीन में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। 31वां क्वेश्चन है कि योहान गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबिल। 32वां क्वेश्चन है कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रेस का जनक हिक्की को कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, हिक्की। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मार्टिन लूथर ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा था कि छापाखान प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लुई बेसियस मर्सिए ने कहा था। तो फिर से रिपीट किया जा रहा, किसने कहा था कि छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा? तो यह कथन कहा गया था लुई सेबिस्तिये मर्सिए के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसी के साथ हमारा पूरा 10th क्लास का जो था लेसन कंप्लीट होता है, जो इम्पोर्टेंट MCQs थे। तो इसी के साथ संडे स्पेशल जो था मॉडर्न हिस्ट्री का वो समाप्त होता है। और हम हर संडे को मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या हिस्ट्री के लिए कुछ स्पेशल करते हैं।
क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा था इस चैनल पर, SCRT क्लास 8, NCERT क्लास 8, 9, 10 से जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर थे उन सभी को कंप्लीट किया जा चुका है। आप इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम हर संडे को मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री के लिए रिवीजन के तौर पर कुछ स्पेशल क्लास लेकर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। तब तक के लिए नमस्ते।